नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन न्यूज पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ट्रंप का ईरान को 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का अल्टीमेटम। ईरान ने ट्रंप के अल्टीमेटम को किया खारिज। ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरों को सुरक्षित पहुंचे स्वदेश। आर्मेनिया के रास्ते लाया गया भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आर्मेनिया का जताया आभार। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर। पीएम मोदी कूच बिहार में रैली के साथ बंगाल में भाजपा के प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की कई जनसभाएं। केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कर रही हर संभव प्रयास। पैनिक बाइंग से बचने की दी सलाह। हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा। कुल्लू में खाई में गिरी पर्यटकों की गाड़ी। 4 लोगों की मौत और 14 अन्य लोग घायल। और आईपीएल में रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने गुजरात को 6 रन से हराया। डबल हेडर में हैदराबाद, लखनऊ और बेंगलुरु, चेन्नई का मुकाबला आज। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के पास समझौता करने या फिर स्ट्रेट खोलने के लिए अब केवल 48 घंटे शेष हैं। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि पहले उन्होंने ईरान को 10 दिन की मोहलत दी थी। उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा पूरी होने पर ईरान को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक समाधान की भी बात दोहराई। ट्रंप अब तक हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान को 3 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। वहीं ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया है। ईरानी सेना में जनरल अली अब्दुल्लाही अली अबादी ने कहा कि ट्रंप का बयान बेबस, घबराहट और बेवकूफी भरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकी का मतलब है कि ट्रंप के लिए जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। वहीं आईआरजीसी के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फकारी ने चेतावनी दी कि अगर इलाके में तनाव बढ़ा तो पूरे इलाके को नरक में बदल देंगे। साथ ही उन्होंने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले का भी दावा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान में किए गए एक भीषण हमले में कई ईरानी सैन्य नेताओं को खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सेना की कार्रवाई का वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने सैन्य नेताओं के मारे जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले में और भी काफी नुकसान हुआ है। तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरे शनिवार शाम सुरक्षित रूप से चेन्नई पहुंच गए हैं। इन्हें आर्मेनिया के रास्ते भारत लाया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत ये अभियान चलाया गया। विदेश मंत्री ने मछुआरों की वापसी में सहयोग देने के लिए आर्मेनिया सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया। आर्मेनिया ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में लगातार सहयोग कर रहा है। मंत्रालय के अनुसार अब तक 1200 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनमें से 996 लोग आर्मेनिया पहुंचे हैं।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों की जनादेश में। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रचार इस समय जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार का दौरा करेंगे। कूच बिहार रासमेला मैदान में वो कूच बिहार जिले की 8 सीट और अलीपुरद्वार जिले की 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने जोर लगा रखा है। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी आज रायना, गोसावा और सतगछिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है और इस सूची में 5 नए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। दमदम उत्तर सीट से सौरभ सिकदर, कृष्णानगर उत्तर से तारकनाथ चटर्जी, कल्याणी से अनुपम विश्वास, मध्यमग्राम से अनित राजू बनर्जी और उलुबेरिया पूर्व सीट से रुद्र प्रसाद बनर्जी को चुनावी रण में उतारा गया है। भाजपा ने 3 उम्मीदवारों को बदला भी है। बसीरहाट उत्तर बेहाला पूर्व और विष्णुपुर एससी की सीट से उम्मीदवार बदले गए। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की 294 सीट के लिए 292 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं पश्चिम बंगाल की जनता के सामने इस समय कई अहम मुद्दे हैं। किसी को रोजगार चाहिए तो किसी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं में सुधार। लोग चाहते हैं कि विकास पर ध्यान दिया जाए। आइए जानते हैं हमारे खास सेगमेंट क्या बोले जनता में कि आखिर लोग इन चुनावों में किन अहम मुद्दों को सबसे ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण मान रहे हैं और आखिर उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं उनके नेताओं से। में बदलाव तो देखिए, डेवलपिंग टाउन है, पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बन रहा है। अभी अपने यहाँ पे चेक पोस्ट साइड में फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, और ओवरऑल काम भी बढ़ा ही है। जीएसटी आने के बाद हम जैसों के लिए बहुत अच्छा हुआ है, काम में उन्नति हुई है, काम बढ़ा है। मार्केट एरिया है तो उतनी डर नहीं है। हाँ, जहाँ सुनसान रहता है वहाँ डर रहता है, वहाँ महिलाएं सेफ नहीं हैं। अभी टेम्प्रोरी साइड में जो स्कूल चल रही है उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, कुछ और करना चाहिए उस स्कूल के लिए। सोसाइटी बस थोड़ी ठीक होनी चाहिए और जैसे आदमी की सेफ्टी के लिए और थोड़ा काम किया जा सकता। और वहीं केरल में विधानसभा चुनाव में अब चंद दिन ही बचे हुए हैं और सभी प्रमुख राजनीतिक दल ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केरल में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। इस क्रम में 3 जगहों पर चुनाव प्रचार वो करेंगे। अमित शाह कोझिकोड विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगे, तो वहीं एर्नाकुलम के कुन्नथुनाड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद तिरुवनंतपुरम दक्षिण के कट्टकड़ा में भी जनसभा कर अपने प्रत्याशी को वोट देने की जनता से अपील करेंगे। अपने दौरे के अंत में अमित शाह तिरुवनंतपुरम के थम्पानूर में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान राज्य की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा आज केरलम और असम में चुनाव प्रचार के लिए रहेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में वो स्वास्थ्य क्षेत्र के आउटरीच प्रोग्राम के तहत लोगों से मुलाकात करेंगे, तो वहीं असम में आज शाम 4:30 बजे कामरूप में जनसभा को संबोधित करेंगे। माजुली में चुनावी माहौल इस समय काफी गर्म है। 2026 विधानसभा चुनाव में यहां के मुख्य मुद्दे में ब्रह्मपुत्र का कटाव और विकास को लेकर बहस है। बीजेपी के भुवन गांव विकास के काम और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वोट की उम्मीद तो रख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के डॉक्टर इंद्रनील पेगू कटाव और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को मुद्दा बना रहे हैं। आइए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। माजुली नदी द्वीप में असम का इतिहास, संस्कृति और संस्कार है। सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी ये महत्वपूर्ण है, लेकिन दुनिया भर में इसकी चर्चा नदी के बहाव से कटाव और पर्यावरणीय संकट के प्रतीक के रूप में अधिक हुई है। हालांकि पर्यावरण वही है, लेकिन परिवेश बदला है।
2016 में भाजपा एनडीए सरकार ने माजुली को जिले का दर्जा दिया। जिला बनने के बाद से माजुली में विकास ने रफ्तार पकड़ी है। 10 वर्षों में यहां अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास दिखाई देता है। माजुली असेंबली सीट माजुली जिले में आती है। ये जोरहाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2026 चुनाव में बीजेपी ने मौजूदा विधायक भुवन गाम को फिर से उम्मीदवार बनाया है। वे 2022 के उपचुनाव के बाद से यहाँ के विधायक हैं और अब विकास कार्यों के दम पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पे 2 बस्तर में इसका जोरहाट माजुली ब्रिज हो गया और सेलेक दुनागुड़ी ब्रिज हो गया और डिब्रूगढ़ और तो माजुली 2 लेन हो गया, 2 लेन रास्ता भी हो गया। सब काम हो गया ये बीजेपी सरकार में। माजुली में अब तक 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 2000 और 2022 के उपचुनाव भी शामिल हैं। कांग्रेस ने यहां 5 बार जीत दर्ज की, जबकि एजीपी और बीजेपी को 3-3 बार सफलता मिली है। आजाद उम्मीदवार 2 बार और जनता पार्टी 1 बार जीती है। 2016 में सर्बानंद सोनोवाल ने ये सीट जीती और असम में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 2021 में भी जीत हासिल की। उनके राज्यसभा जाने के बाद 2022 के उपचुनाव में बीजेपी के भुवन गाम ने सीट बरकरार रखी। भाजपा के सामने कांग्रेस के 6 दलों के गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रनील पेगू मैदान में हैं, जो कटाव और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। गवर्नमेंट को अल्टरनेटिव एक मेजर लेना पड़ेगा कि कौन सा मेजर लेने से माजुली को ये सोल इरोजन का समाधान हो सकता है। हमको उस हेल्थ सिस्टम को डेवलप करना है। माजुली में सड़कों पर नाच गाकर प्रचार करती महिलाएं यहाँ की समृद्ध संस्कृति और राजनीतिक संस्कार दोनों का परिचय देती हैं। लोकसभा चुनावों में माजुली ने कांग्रेस पर कम भरोसा जताया है। 2024 में जोरहाट लोकसभा सीट की 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर कांग्रेस आगे रही, सिवाय माजुली के। धीरे धीरे माजुली बीजेपी का मजबूत गढ़ बनता जा रहा है। सब बीजेपी के साथ है असम का जनता और माजुली में भी विपुल बूथ से चुनाव जीतेगा। बीजेपी सरकार अच्छा है, इसलिए हम सबको बोलता है माजुली सब जो डेवलपमेंट सब करता है, वो रास्ता हो जो हो, हम माजुली अच्छा से काम करते। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी और खेरकटिया नदियों से घिरा हुआ है। अब यह द्वीप मुख्य भूभाग से गोगा मुख की तरफ से जुड़ चुका है और अब लखीमपुर के लिए नए पुल का निर्माण अंतिम चरण में है। माजुली के लिए आवागमन आसान हुआ है, लेकिन लोगों की जिंदगी अभी उतनी आसान नहीं हुई है। सरकार ने कटाव रोकने के लिए बड़े बजट तो दिए, फिर भी इस खतरे का कोई पक्का हल नहीं निकला है। अभी जो माजुली और गोगामुख से जो कनेक्टिविटी पुल बना है, उसके बनाने में भी कोई समस्या खत्म नहीं हुआ और बेहतर होना चाहिए। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो इरोशन है माजुली साइड में खत्म नहीं हुआ, बेहतर होना चाहिए इरोशन को। पानी तो यहाँ पे तो दिक्कत है बहुत, जो यहाँ पे आर्सेनिक है ना, सरकार ये अच्छी तरह ढक कर अच्छा करना चाहता है। माजुली और जोरहाट के बीच आवागमन का मुख्य जरिया फेरी सेवा है और माजुली और जोरहाट को जोड़ने वाले पुल पर काम एक बार रुकने के बाद फिर शुरू हो गया है। माजुली में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो पानी का तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इरोशन का भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल में जितना यहाँ में काम किया है, 100 साल में कांग्रेस नहीं कर पाया है। अभी जो ये पुल जो बना है, अभी इससे हम लोगों का लखीमपुर और माजुली डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि पहले जाने से बहुत तकलीफ होता है। अभी क्योंकि पुल बनने से बहुत मुश्किल भी खत्म हो गया है। ब्रह्मपुत्र का कटाव यहाँ का स्थायी चुनावी मुद्दा है। भाजपा जहाँ विकास और विरासत के संरक्षण का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल विरासत में मिली समस्या और निदान को प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। ब्रह्मपुत्र से होने वाला कटाव माजुली के अस्तित्व के लिए गंभीर संकट था। वर्तमान सरकार का दावा है कि अनेक कारगर उपाय किए गए हैं, लेकिन जनता को अभी भी दूरगामी और स्थायी समाधान की दरकार है। माजुली के अस्तित्व से जुड़ा हुआ ये मुद्दा प्रमुख चुनावी मुद्दा है और जनता का क्या जनादेश होगा, ये 4 मई को पता चलेगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, नदी द्वीप, माजुली। और वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज पुदुचेरी में चुनाव प्रचार करेंगे और सबसे पहले
वो तिरुनल्लार में रोड शो करेंगे तो वहीं मनावेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो मंडल अध्यक्ष और प्रवासी कार्यकर्ता के साथ सांगठनिक बैठक भी करेंगे। तो पुदुचेरी में इस समय चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। 2026 विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है पूर्ण राज्य का दर्जा। और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है और कांग्रेस का आरोप है कि एनडीए सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब इस आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और डीडी न्यूज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं इस सियासी बहस की पूरी तस्वीर। पुदुचेरी में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दल प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और जनता को लुभाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। कहीं विकास के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं तो कहीं पुरानी उपलब्धियों को गिनाकर भरोसा जीतने की कोशिश हो रही है। रैलियों, रोड शो और जनसभाओं का सिलसिला लगातार जारी है। एनडीए की ओर से दिग्गज नेता प्रचार में लगे हैं। चुनावी प्रचार में पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग का मामला भी गरमाया हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने इस वादे को पूरा नहीं किया। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के अनुसार मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ऐलान किया था कि अगर पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राज्य की डबल इंजन सरकार को घेरते हुए उनके पक्ष में वोट की अपील की। यहाँ के मुख्यमंत्री थिरुरंगास्वामी जी ने विधानसभा में यहाँ तक कह दिया था कि अगर पुडुचेरी को स्टेटहुड का दर्जा नहीं देते हैं तो वो 2026 का विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस के आरोप पर पुदुचेरी की एनडीए सरकार में पर्यटन मंत्री के लक्ष्मी नारायणन ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कांग्रेस पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। Opposition parties in the assembly like Congress and DMK, if they are agreeing for boycotting the election, he said he is ready, even though he is alliance partner of BJP. But till today, both parties not taken any step, and once this election was announced, both Congress and DMK signed the agreement. Immediately they have started filing nominations to the assembly elections. पुदुचेरी के 2026 विधानसभा चुनाव में इस बार पूर्ण राज्य बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस जहां इस मुद्दे पर एनडीए सरकार को अपना वादा पूरा करने में विफल करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर पुदुचेरी की जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के तमाम आरोपों के जवाब में रंगास्वामी सरकार ने सवाल पूछा है कि जो पार्टी अपने अलायंस को एक साथ नहीं रख सकती वो सरकार क्या चलाएगी। यहाँ पर ना सिर्फ बीजेपी के लेकिन सभी अलायंस पार्टनर्स के झंडे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ साथ हैं और साथ साथ मिलकर ही हम डबल इंजन सरकार आपको दे सकते हैं। कैमरामैन संजय जना के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, पुदुचेरी। तो जनादेश में चुनावी राज्यों से जुड़े तमाम अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा करते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ अन्य तमाम खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को एनडीए सरकार की प्राथमिकता बताया है। प्रधानमंत्री ने 2029 लोकसभा चुनाव से ही महिला आरक्षण का लाभ देने के लिए 16 अप्रैल से होने जा रही संसद की 3 दिवसीय बैठक का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि संसद इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम करने वाले राज्यों की लोकसभा सीटें कम ना हो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इसके लिए कांग्रेस सहित सभी दलों के साथ आने का भी आह्वान किया है। 16, 17, 18 को 2 काम करने हैं। केरल हो, तमिलनाडु हो, बाकी राज्य हो, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है। लोग झूठ फैला रहे हैं कि जनसंख्या कम हो रही है तो सीटें कम हो जाएगी। हम इस बार पार्लियामेंट में पक्का करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में कानून पे थप्पा लगाना चाहते हैं कि केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, गोवा हो, तेलंगाना हो, कहीं पर भी लोकसभा की सीटें कम न हो, इसका थप्पा लगाने के लिए। और दूसरा, महिलाओं के लिए जो सीटें होगी
वो अतिरिक्त सीटें बढ़ जाए, इतना बड़ा फायदा हमारे दक्षिण भारत के राज्यों को मिले, इसके लिए हम कानून संशोधन के लिए सत्र बुला रहे हैं। हमने कांग्रेस के लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया। हम आशा करते हैं कि वो हमारी बात मान करके आएंगे। हमने इंडिया अलायंस के मित्रों से बात की है। आप भी लोगों को बताइए, कांग्रेस के लोगों को बताइए, एलडीएफ के लोगों को बताएं कि महिलाओं के अधिकार का एक कानून निर्विरोध पास होना चाहिए। ये उनसे वादा लीजिए आप लोग। और मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि मेरी माताओं बहनों का ये हक 40 साल से लटका हुआ है, अब 2029 के चुनाव में फिर से लटकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों पर देश की माताएं बहनें दबाव डालें, सब संसद में आएं और इस कानून को पारित करें। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि आज दुनिया भर में ईस्टर डे का उल्लास और पुनरुत्थान का पावन पर्व मनाया जा रहा है। जहां एक और इस दिन का धार्मिक महत्व है, तो वहीं ये विश्वास, उम्मीद और जीवन के नए आरंभ का भी प्रतीक है। विशेष रूप से चर्चों में इस वक्त प्रार्थनाएं और भव्य आयोजनों के साथ इस दिन को मनाया जा रहा है। आप देखिए ये रिपोर्ट और इसी के साथ मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ईसाई धर्म के अनुयायी आज ईस्टर डे यानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व मना रहे हैं। इस दिन को ईस्टर संडे भी कहा जाता है, जो पवित्र सप्ताह के अंतिम दिन मनाया जाता है। ये दिन हमें जीवन में उम्मीद और विश्वास के महत्व का एहसास कराता है। इस दिन विशेष रूप से चर्च में प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं, जहां लोग एकत्रित होकर प्रभु यीशु की पुनरुत्थान की महिमा का गुणगान करते हैं। ईस्टर डे की पूजा में विशेष रूप से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और उनके बलिदान की महिमा का सम्मान किया जाता है। चर्च में रात के समय मोमबत्तियों की रोशनी में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं, जिसके बाद दिन के समय मुख्य आयोजन होता है, जब श्रद्धालु एकत्रित होकर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की खुशी और आशीर्वाद का उत्सव मनाते हैं। इस दिन खास तौर पर ईस्टर एग हंट और पारंपरिक ईस्टर लंच का आयोजन किया जाता है, जिसमें परिवार और मित्र मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी बांटते हैं। ईस्टर संडे की एक प्रसिद्ध परंपरा है ईस्टर एग हंट, जिसमें बच्चे रंग बिरंगे अंडों को ढूंढने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये अंडे अक्सर चॉकलेट या सजावटी होते हैं और ये जीवन के पुनर्वितरण का प्रतीक माने जाते हैं। ये परंपरा खुशी, उत्साह और मिलनसारिता को बढ़ावा देती है। ईस्टर डे का पर्व केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन में नई आशा और विश्वास का संचार भी करता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि जैसे प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, ठीक वैसे ही हम भी अपनी जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं को पार कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ हम अपने समाज में प्यार, शांति और सामूहिकता का विस्तार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।